Hello everyone, welcome to our YouTube channel TechSeek Pro. As you know, in our previous class we have discussed about the basic concept of heat and temperature. After that we have discussed transmission of heat, how it going to transmit from one body to another body. ठीक? Then we have discussed the temperature scales and some basic numericals on that. So in this video we are going to discuss the further topics, that is basically thermal expansion and mechanical equivalent of heat. So let us our today's video. So today first topic is mechanical equivalent of heat. इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो इसको परिभाषित किया जाता है टू प्रोड्यूस ये सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, इस एक निश्चित मात्रा में एच ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ये डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क डब्ल्यू मस्ट बी डन। यदि हमें एच अमाउंट की ऊर्जा को उत्पन्न करना है तो उसके लिए एक सर्टेन डब्ल्यू अमाउंट का वर्क करने की जरूरत होती है। द रेशियो बिटवीन द वर्क डन डब्ल्यू एंड द हीट एच प्रोड्यूस इज कांस्टेंट। जो डब्ल्यू कार्य किया जाता है ये उत्पन्न ऊष्मा एच के क्या होता है? समानुपाती होता है। मीन्स जो डब्ल्यू कार्य करने एच ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हमें डब्ल्यू कार्य करने की जरूरत होती है। तो डब्ल्यू कार्य करने में जो एच ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के समानुपाती होती है। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्क डन प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी, कि जितना हम कार्य करते हैं उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जे। अगर जे की वैल्यू निकाली जाए तो ये हो जाएगी डब्ल्यू अपान एच, जहाँ पर जे क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे क्या कहते हैं? जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसी को कहा जाता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ठीक, जूल का ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। अगर इसकी परिभाषा दी जाए कि जूल के ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट। मीन्स ऊष्मा की एकांक मात्रा उत्पन्न करने के लिए, एकांक मीन्स यूनिट एनर्जी उत्पन्न करने के लिए जितना आवश्यक कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? अगर एच एनर्जी उत्पन्न करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? डब्ल्यू कार्य करना होगा, जो कि क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ से जब हम निकालते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जे, जिसे कहते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है? तो एकांक ऊष्मा की मात्रा को उत्पन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की? तो इसकी वैल्यू होती है 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब यदि इसमें एच की वैल्यू क्या हो जाए? जे की वैल्यू 1 आ जाए, मान लीजिए जे के मान कितना हो जाए? 1 हो जाए। ठीक, तो उस स्थिति में क्या होगा? डब्ल्यू बराबर एच हो जाएगा। ठीक, जो हमारा कार्य किया जाएगा उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। सपोज दैट एग्जांपल दिया गया, हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड। जब दो सॉलिड, दो सतहें एक दूसरे से आपस में घर्षण करते हैं, ठीक, तो उनके मध्य जो कार्य होता है घर्षण के द्वारा वही क्या होती है? उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो कि आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ओके, जब क्या हो? जे का मान 1 हो। यदि इसका रिलेशनशिप देखा जाए अदर क्वांटिटी से तो 1 BTHU बराबर होता है 778 फुट पाउंड पर वर्क। 1 CHU इक्वल टू 1400 फुट पाउंड पर वर्क। देन अगेन 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 42.4 BTHU पर मिनट और 23.5 CHU पर मिनट। बेसिकली ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं पर आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड बाय मास ऑफ 3000 ग्राम falling from a height of 15 सेंटीमीटर when all the energy converted into heat। हमें क्या करना है? हीट डेवलप्ड बाय ए मास 3000 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। कोई 3000 ग्राम का मास है जो कि 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो उसके द्वारा उत्पन्न एनर्जी हमें ज्ञात करना, जबकि क्या है?
व्हेन ऑल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, जबकि पूरी ऊष्मा उसकी क्या हो जाती है, एनर्जी क्या है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, मास दिया गया है 3000 ग्राम। इसको जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किलोग्राम आ जाएगा। हाइट कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर दिया गया, इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.15 मीटर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का हमने फार्मूला पढ़ा था पिछली क्लासेस में। अगर आपने एनर्जी वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्ले बटन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा P बराबर होता है mgh। m का मान 3 है, g का मान हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, इसकी वैल्यू 9.8 है। h का मान 0.15 है, कैलकुलेट किया जाएगा तो टोटल कितना निकल के आएगा, 4.41 जूल यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी कि उसके द्वारा उत्पन्न एनर्जी हो जाएगी। ठीक, अब हीट कितनी जनरेट होगी, तो उसके लिए क्या है, इसको हमें ये किसमें दिया गया है, जूल में दिया गया है। अब उसको हम किस में बदलें, किलो जूल में, तो 0.00441 किलो जूल यहाँ से निकल के आ जाता है। तो ये क्या होती है, टोटल जो हीट होती है किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, मतलब टोटल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। तो हमें पता है जो 1 कैलोरी होती है वो कितनी होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। तो इसे कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड कर दिया गया तो 0.00105 कैलोरी उत्तर आ गया। तो मीन्स अगर 3000 ग्राम का कोई पिंड है 15 सेंटीमीटर से गिराया जाता तो उसके द्वारा उस उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, 0.00105 किलो कैलोरी हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे अपने आप से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज के बारे में, एक्सपेंशन ऑफ मैटर ड्यू टू हीट। कि कोई जब पदार्थ है, कोई मैटर है तो हीट पाकर किस प्रकार से उसमें फैलाव होता है, या इसी को कह सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार। ठीक, तो हमें पता है कि कोई भी वस्तु है तो गर्म होने पर क्या करती है, फैलती है, ठंडा होने पर सिकुड़ती है। मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सब्सटेंस हैं, वो क्या करते हैं, इज हीटेड, इट एक्सपैंड एंड वॉल्यूम इज इंक्रीज। किसी भी ठोस, द्रव, गैस, किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीटअप करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो क्या होती है, ऊष्मा पाकर वो एक्सपैंड होते हैं और उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक, सिमिलरली व्हेन इट इज कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक एंड वॉल्यूम इज डिक्रीज। और जब इसे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, बॉडी श्रिंक करता है, और उसमें क्या होती है, उसकी वॉल्यूम, आयतन में कमी आती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जब कभी भी क्या करते हैं, दो रेलगाड़ी के पहियों को, सॉरी जो रेलगाड़ी की जो दो पटरियां होती हैं जब जोड़ी जाती हैं तो क्या करते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, मान लीजिए ये दो रेल की पटरियां जुड़ रही हैं तो बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पटरियां ऊष्मा पाकर फैलती हैं। अगर इनके बीच में गैप ना दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, टेढ़ी हो जाएंगी और दुर्घटना हो जाएगी। ठीक, तो यही यहाँ पर बताया गया है, स्मॉल गैप आर लेफ्ट इन बिटवीन द लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक टू अलाउ एक्सपेंशन ऑफ ड्यूरिंग समर। गर्मी के दिनों में उसके प्रसार के लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ गैप छोड़ देते हैं, अगर नहीं छोड़ेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। ठीक, एक्सपेक्ट ये फ्यू सब्सटेंस ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एक्सपेंड। कुछ पदार्थों को छोड़कर जो सभी प्रकार के सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं क्या होते हैं, ऊष्मा पाकर फैल जाते हैं। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट गिवन, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड, एक्सपेंशन ऑफ गैस इज मोर देन द लिक्विड। यदि मान लीजिए हम कोई एक निश्चित अमाउंट की जो एनर्जी है वो किसी एक सॉलिड को दे रहे हैं, लिक्विड को दे रहे हैं, गैस को दे रहे हैं, तो जो लिक्विड का एक्सपेंशन होगा वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होगा, और इसी प्रकार जो गैस का एक्सपेंशन होगा ये लिक्विड की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक, मान लीजिए हम ठोस को, लिक्विड को, गैस को सेम अमाउंट में एनर्जी दे रहे हैं तो ठोस का प्रसार थोड़ा कम होगा, लिक्विड का उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और गैस का प्रसार उससे भी थोड़ा ज़्यादा होगा। बट ये डिपेंड किस पे करता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, किस प्रकार के हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो केबल वगैरह लगाई जाती हैं वो भी किस पर आधारित होती हैं, वो भी प्रसार गुणांक पर ही आधारित होती हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा, अगर कोई डिस्क है, कोई चकती है, उसमें बीच में छेद है और उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इस चकती का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ये भी क्यों होता है, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन के कारण होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम नोट देख लेते हैं, क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड व्हेल हीटिंग फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस।
अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जब किसी ठोस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं द्रव गैस को, तो उसके आयतन में कमी आती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वाटर के केस में ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। मीन्स इसका आयतन बढ़ रहा होता है। द डाटा एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर विल बी टेकन एज रेफरेंस पॉइंट फॉर एनी कैलकुलेशन रिलेटेड टू वाटर। अगर वाटर से रिलेटेड में कोई कैलकुलेशन करना है तो रेफरेंस हम क्या लेते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। जैसे आपने देखा हो, जब हम घनत्व निकालते हैं अपेक्षिक घनत्व, तो क्या होता है, जो डेंस सब्सटेंस लेते हैं उसकी डेंसिटी लेते हैं, अपान में वाटर की डेंसिटी लेते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस के लिए वाटर के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो पूछा जाता है कि जल का आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, तो एट 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का वॉल्यूम होता है मिनिमम होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि 0 से 4 तक क्या होता है, ये बढ़ता है, उसके बाद फिर घटता है, ठीक। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है। और इसी सेम 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की अगर डेंसिटी की बात की जाए तो ये डेंसिटी क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक। डेंसिटी क्या होती है, अधिकतम होती है, कितनी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और ये 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होता है, कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम सबसे न्यूनतम होता है। मीन्स अगर कोई वाटर है उसको हम 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 6 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले इसका आयतन घटेगा, मीन्स न्यूनतम होगा, और फिर बाद में क्या होता है, बढ़ता जाता है। ओके, आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले इसका आयतन क्या होगा, घटेगा, और फिर उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। क्योंकि जब भी किसी क्या है, हम सॉलिड को मीन्स जब उसको हम हीट अप करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता जाता है। बट लिक्विड सॉरी वाटर के केस में क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है, पहले घटता है फिर उसके बाद क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ा गलत दिया गया है, आफ्टर द वॉल्यूम इज इंक्रीज। मीन्स जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम वाटर को गर्म करते हैं तो 0 से 4 तक क्या होता है, ये घटता है, और उसके बाद सॉरी सही है, आफ्टर दैट वॉल्यूम इंक्रीज, इस 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और घनत्व में क्या इफेक्ट होगा, जब हम उसको 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हैं तो आयतन तो पहले घटा, फिर उसके बाद आयतन क्या हुआ, बढ़ गया। घनत्व क्या होगा, 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते समय पहले घनत्व बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने पर क्या होता है, घनत्व अधिकतम हो जाता है, फिर उसके बाद घनत्व धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि एट 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होता है मिनिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होता है, और पहले इसकी जो वॉल्यूम होती है रिड्यूस होती है, फिर इंक्रीज होती है, डेंसिटी पहले इंक्रीज होती है बाद में जाके रिड्यूस होती है। तो कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, कि कोई ठोस है तो उसमें उसमें प्रसार कैसे होता है। तो ये सॉलिड सब्सटेंस शोज द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंशन व्हेन हीटेड, जब भी किसी ठोस को गर्म करते हैं तो निम्नलिखित 3 प्रकार का एक्सपेंशन प्रदर्शित करता है। पहले लीनियर एक्सपेंशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है सॉरी पहला क्या है, लीनियर एक्सपेंशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। दूसरा है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या फिर इसी को एरियल एक्सपेंशन के नाम से जानता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। थर्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन है, जिसे कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। तो 1 बाय 1 करके इन चीज़ों को देख लेते हैं। फर्स्ट लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या है, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट लेंथ इंक्रीज, जब किसी सॉलिड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कोई एक क्षण उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इसकी लंबाई में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। तो लंबाई में परिवर्तन ही क्या, उसका लीनियर एक्सपेंशन होता है। अब ये डिपेंड कर किस पे करता है, डिपेंड अपॉन मटेरियल, ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। जो मीन्स चेंज होगा किस पे डिपेंड करेगा, इंक्रीजमेंट, और डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल है, उसका ओरिजिनल लेंथ का था और उसको हमने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक। देन कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक होता है, रेखीय प्रसार गुणांक। द कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज टेम्परेचर, इट रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा। कहने का मतलब क्या है, कोई ठोस है, उस ठोस के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, कोई सॉलिड है उसके टेम्परेचर को हमने क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। तो इस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में
उसके लेंथ में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए स्टार्टिंग में सबसे पहले जब हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया उस समय उसका लेंथ क्या था, L1 था। T1 जब टेम्परेचर था तो लेंथ क्या था, L1 था। हमने कुछ टेम्परेचर दिया, T2 टेम्परेचर हो गया तो उसकी लेंथ बढ़कर कितनी हो गई, L2 हो गई। तो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, T2 से T1 तक। लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो L2 से L1 तक हुआ। तो जो क्षेत्र रेखीय प्रसार गुणांक होता है उसका फार्मूला क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि बटा वास्तविक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि, चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स चेंज इन लेंथ को अगर हम डेल्टा एल से लिखें, ओरिजिनल लेंथ को एल से लिखें और चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी से लिखें तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी हो जाता है। ठीक, यहाँ से कई बार एग्जाम में आपको फाइनल लेंथ निकालना होता है तो फाइनल लेंथ निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ पर L2 क्या है, फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ है, L1 क्या है, इनिशियल लेंथ है। अल्फा क्या हो गया, तो अल्फा हो गया लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, टी क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। ओके, तो आशा करते हैं फार्मूला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसे कहा जाता है क्षेत्रीय प्रसार। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, जब किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, इट्स एरिया इंक्रीज इज कॉल्ड सुपरफिशियल। यदि किसी सॉलिड को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहा जाता है। देन कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, द इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इट इज डिनोटेड बाय बीटा। कहने का मतलब क्या है इसका, किसी भी ठोस के वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, कोई सॉलिड है उसके ताप को हमने क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, इसके दौरान उसके क्षेत्रफल में, उसके एरिया में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक, इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको बीटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा चेंज इन एरिया अपान इनिशियल एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स आयतन, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे तापमान में परिवर्तन, यह हो जाएगा क्या, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का फार्मूला। अब जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है ये रेखीय प्रसार गुणांक का क्या होता है, 2 गुना होता है। मीन्स बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड वन इज क्यूबिकल एक्सपेंशन। When a solid is heated, its volume increase, it called cubical expansion। यदि किसी सॉलिड को गर्म करने के बाद उसके क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को कहते हैं आयतन प्रसार। आयतन प्रसार गुणांक के बारे में डिस्कस करते हैं। द इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिन पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इट रिप्रेजेंटेड बाई गामा। कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी ठोस पदार्थ, वो चाहे किसी पदार्थ को, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसे 1 डिग्री सेल्सियस उसके तापमान को बढ़ाया गया। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के दौरान उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है, उसका वॉल्यूम में जो चेंजेस होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक या फिर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। तो आयतन प्रसार गुणांक को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे गामा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गामा के बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन इनटू तापमान में परिवर्तन। जो ये होता है गामा, मीन्स जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है, ये लीनियर एक्सपेंशन का 3 गुना होता है। मीन्स अल्फा इक्वल गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो यहाँ से निकल के आता है, अगर हमें अल्फा, बीटा और गामा के बीच रेशियो निकालना हो तो क्या हो जाता है, 1:2:3 के बराबर हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना। मीन्स अगर किसी हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं, उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो लीनियर एक्सपेंशन है, एरिया में परिवर्तन हो रहा है तो सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन है, यदि उसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। अब इसी पर आपके कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ एन 8 मीटर लॉन्ग
मेटल रॉड इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। कोई एक 8 मीटर लंबी कोई धातु की छड़ है जिसको 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, ठीक। सो दैट इट में प्रोड्यूस एन इलोंगेशन ऑफ 0.84 मीटर, जिससे क्या होता है, इसकी लंबाई में 0.84 mm की वृद्धि हो जाती है। फाइंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ पर हमें लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक। कोई 8 मीटर की छड़ी है जिसको 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इस दौरान उसके लंबाई में 0.84 mm के परिवर्तन हो जाता है। तो हमें निकालना है कि इसका क्षेत्ररेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दी गई, सबसे पहले इनिशियल लेंथ दी गई है 8 मीटर, इसको अब चूंकि यहाँ mm में इलोंगेशन दिया गया है तो इसको भी mm में कन्वर्ट कर लिया जाए 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 mm आ जाएगा। चेंज इन लेंथ कितना दिया गया है, 0.84 मीटर दिया गया है। टेम्परेचर में चेंज हमें निकालना होता है, चूंकि हमें पता है जब हम निकालते हैं कॉफिशिएंट तो वहाँ हमें इंक्रीज इन टेम्परेचर निकालना होगा। तो 30 टू 80 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, मीन्स 80 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं। तो अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा बराबर हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एल, मीन्स चेंज इन लेंथ। तो ये कितना है, 0.84 हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था एल, मीन्स इनिशियल लेंथ कितनी है, तो 8000 मीटर हो गई, इनटू चेंज इन टेम्परेचर की टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। तो टेम्परेचर में चेंज हुआ 50। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन के बाद ये आ जाएगा 2.1 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई, अल्फा की वैल्यू निकल के आई 2.1 इंटू 10 की पावर -6। ओके, तो आशा करते हैं न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये भी लेंथ के बारे में ही है, कोफिशिएंट ऑफ आपको निकालना है लीनियर एक्सपेंशन, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे पहले एग्जांपल की तरह। सॉल्यूशन दिया भी गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें भी लीनियर एक्सपेंशन पूछा गया है, तो लीनियर एक्सपेंशन इसमें भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको लीनियर एक्सपेंशन ही निकालना, मीन्स तीनों क्वेश्चन में, चारों क्वेश्चन में क्या निकालना है, लीनियर एक्सपेंशन ही निकालना है। तो इसको आप इजीली फाइंड कर लेंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर अपनी डाउट को पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा। एक दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिसमें कि हमें क्या है, बेसिकली कुछ और चीज़ें निकालनी है, इनिशियल लेंथ भी निकालनी है। क्या दिया गया है, थर्ड वाला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए मेटल रॉड 100 सेंटीमीटर। कोई धातु की छड़ी है, 100 सेंटीमीटर है, 30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, एंड 100.14 सेंटीमीटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। मीन्स क्या है, द लेंथ ऑफ ए मेटल रॉड इज 100 सेंटीमीटर 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पर उसकी लंबाई कितनी, 100 है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे लंबाई कितनी, 100.14 है। तो यहाँ पर हमें निकालना है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमें कोफिशिएंट निकालना है, उसके साथ साथ निकालना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर उस रॉड की लंबाई क्या थी। तो हमें क्या पता है, इनिशियल लेंथ क्या पता है, इनिशियल लेंथ 30 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 100 सेंटीमीटर है। फाइनल लेंथ 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, तो 100.14 सेंटीमीटर है। मीन्स यहाँ पर लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, तो 0.14 का चेंज हो रहा है। और टेम्परेचर में देखा जाए तो 30 से 100 जा रहा है, कितने का चेंज हो रहा है, 70 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है। तो यहीं पर दिखाया गया है कि चेंज इन लेंथ कितना है, 0.14 सेंटीमीटर, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा हम इजीली निकाल सकते हैं कि डेल्टा एल की वैल्यू 0.14 बटा एल की वैल्यू 100 इंटू डेल्टा टी निकाला है, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 70 है, ठीक। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद अल्फा की वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 10 की पावर -5, जो रेखीय प्रसार गुणांक है 2 गुणा 10 की पावर -5 आ गया। दूसरा हमें क्या निकालना था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर उस रॉड की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि L2 बराबर L1 ब्रेकेट में 1 प्लस अल्फा टी। तो L1 हमारा कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है,
तो L0 हमें क्या करना है, निकालना है। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁵ है, और टी की वैल्यू कितनी है जो प्रारंभिक वाली हो, 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आता है 99.94 मीटर, मीन 0 डिग्री सेल्सियस, और उसकी लंबाई कितनी थी, 99.94 मीटर के बराबर थी। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें पूछी जाती हैं कि मान लीजिए कोई एक हमारा ग्लास है, क्या है, ग्लास है, इसमें पानी भरा गया है, पानी भरा हुआ है। अब इसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, या बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है, ठीक। कोई ग्लास है, उसमें पानी भरा है, इसमें हमने क्या किया, बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। तो जब बर्फ पिघल जाएगी तो ग्लास के पानी में क्या परिवर्तन होगा, तो उसके आयतन के लेवल, उसके मतलब लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जब हम बर्फ को डालते हैं तो अपने आयतन के बराबर पानी को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसलिए बर्फ के गलने के बाद उसके पानी के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरा क्या पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा पूछा जाता है अधिक ठंडे प्रदेशों में जहाँ पानी क्या होता है, जम जाता है, ऊपर का पानी पूरा जम के बर्फ बन जाता है, लेकिन उसके जो नीचे होते हैं, जैसे झील वगैरह होती है, ठीक, उसमें पानी ऊपर क्या होता है, बर्फ में जम जाता है, लेकिन निचले सतह पर उसमें जो मछलियाँ होती है वो जीवित रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि उसके ऊपरी सरफेस तो पानी जम गया होता है, लेकिन नीचे कितना होता है, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है और नीचे पानी ही रहता है। इसीलिए बर्फ के सर्दी के मौसम में झीलों के पानी जम जाने के बाद भी नीचे उसकी मछलियाँ, समुद्री जीव जंतु जीवित रहते हैं, ठीक। थर्ड वाला क्या पूछा जाता है कि जहाँ अत्यधिक ठंडे प्रदेश होते हैं, ठीक, वहाँ पर पानी की जो पाइपलाइन होती है वो सर्दियों के मौसम में पाइपलाइन क्या होती है, फट जाती है। तो ऐसा इसका क्या कारण होता है, तो इसका कारण एक ही होता है कि जब ठंडी आती है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, तो इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा था ये लिक्विड स्टेट में था, अब ये क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, मीन्स ये जम जाता है, ठीक। तो हमने पढ़ा है कि जब वो लिक्विड से सॉलिड में आता है तो उसका जो इंक्रीज होता है, वॉल्यूम होता है, थोड़ा एक्सपेंड होता है, ठीक है, क्या होता है, उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। मीन्स जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस से उसको 4, सॉरी थोड़ा फिर से समझते हैं, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, तो आयतन घट रहा था। इसी प्रकार क्या होता है, जब वो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ आता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए ठंडी के प्रदेश, ठंडी के मौसम में वहाँ की जो पाइपलाइनें होती हैं उसका घनत्व बढ़ने से, सॉरी उसका आयतन बढ़ने से पाइप क्या होती है, फट जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पूछा जाता है जो भी हम घरों में रेफ्रिजरेटर वगैरह प्रयोग करते हैं उसमें जो फूड हम कंटेन करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। तो जो भी रेफ्रिजरेटर में फूड वगैरह को संरक्षित रखा जाता है बेसिकली कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर ही खाने के जितने सामान होते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आशा करते हैं ये कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी रिलेटेड टू थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। वैसे हमें नहीं लगता आपको कोई इसमें डाउट होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी।